हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में जहां हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की सेम सेक्स मैरिजेस को लेके जो जजमेंट है उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें समझनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करने से मना क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण बताए गए और इन सभी चीज़ों को एनालाइज करने का आज वक्त है। क्योंकि 17 अक्टूबर 2023 की जजमेंट सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर आई, जिसमें 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी, जज जस्टिस संजय किशन कौल जी, जस्टिस हिमा कोहली जी, जस्टिस RN भट्ट एंड जस्टिस PS नरसिम्हा। तो ये 5 जजेस का बेंच बैठा था और इसमें 4 मेजर इश्यूज के ऊपर जजमेंट प्रोवाइड की गई है। उन 4 मेजर इश्यूज को देखेंगे जिनको एड्रेस किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में, और सभी डिफरेंट जजेस की जो ऑब्जर्वेशंस है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अंत में हम ये देखेंगे कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी जजमेंट में कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं, कुछ निर्देश दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट्स को। तो वो क्या निर्देश हैं और उनकी रेलेवेंस क्यों इतनी ज़्यादा बन जाती है, और ख़ासतौर पे यूपीएससी एग्जाम्स के लिए जब आपसे सजेशंस मांगे जाते हैं चीज़ों को लेके, वहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो फ्यू मिनट सीरीज़ है थोड़ा सा फ्यू मिनट से ज़्यादा होने वाला है, तो प्लीज़ मेरे से कंप्लेंट मत करना कि सर ये थोड़ी होता है फ्यू मिनट्स, ये तो बहुत मिनट होते हैं। यही कुछ मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जब आप इस जजमेंट को रिविजिट करेंगे। दोस्तों, 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा था। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अंडर आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एक ऐसा बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशनल सवालों पे, संवैधानिक सवालों पे फैसला सुनाता है, और कम से कम उस बेंच में 5 जजेस होने जरूरी है, आवश्यक है। मिनिमम 5 जजेस बेंच होना चाहिए। इस बेंच ने यूनानिमसली ये कहा। अब आपने कहीं जगह देखा होगा कि जजमेंट को 3:2 के बेसिस पे बताया जा रहा है, कई जगह देखा होगा कि यूनानिमस जजमेंट आई है। वो इसलिए क्योंकि जजमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसमें जजेस यूनानिमस थे, यानी कि पांचों के पांचों जजेस उस बात से एग्री करते थे, जबकि कुछ एस्पेक्ट्स के अंदर 3:2 की जजमेंट से मेजॉरिटी जजमेंट आई है। मतलब डिसएग्रीमेंट की वजह से 3 जजेस एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को एग्री करते हैं और 2 जजेस डिसएग्री करते हैं। तो ये डिसएग्रीमेंट्स को भी अपनी अपनी जजमेंट्स में सभी जजेस ने बताया है। तो अगर हम बात करें कितनी नंबर ऑफ डिफरेंट जजमेंट्स ड्राफ्ट हुई हैं, तो 4 जजमेंट्स ड्राफ्ट हुई हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब की, और दूसरा उनके साथ कॉन्कर करते हुए, उनके साथ एग्री करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल की। ये जो जजमेंट है ये माइनॉरिटी व्यू है। माइनॉरिटी क्यों? क्योंकि 5 में से 2 माइनॉरिटी होता है। तो ये वन ऑफ द रेयर ओकेजन्स हैं, ऐसे ओकेजन्स पहले भी आ चुके हैं लेकिन कम, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पक्ष है वो माइनॉरिटी है। याद रखिएगा, हमारी जुडिशरी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्स्ट अमंग इक्वल्स माने जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जिस भी तरफ हो ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि मेजॉरिटी ऑफ जजेस का क्या कहना है। दूसरी तरफ जो बाकी के 3 जजेस हैं, उन्होंने जो जजमेंट दी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है माइनॉरिटी जजेस से। इसीलिए हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें समझने की जरूरत है। पहली चीज, जो आप लीगलाइजेशन या रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज की बात करते हैं, तो उसके लिए पिटिशनर्स ने यह डिमांड किया था कि जो भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट ऑलरेडी चल रहा है, 1954 का कानून है जो बेसिकली इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए बना है, उसमें नॉन हेट्रोसेक्सुअल यूनियंस को भी एडमिशन मिल जाए। नॉन हेट्रोसेक्सुअल यूनियंस को मतलब जो सेम सेक्स के साथ विवाह करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्पेशल मैरिज एक्ट को अमेंड करने से और इसके स्कोप को चेंज करने से मना कर दिया, और यह कहा कि अगर हम क्वियर मैरिजेस को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर लाएंगे तो ये जुडिशियल लेजिस्लेशन होगा। जुडिशियल लेजिस्लेशन का मतलब है कि जुडिशरी लॉ बनाने का काम करेगी। दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं कि जब किसी डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। द लेजिस्लेचर इज द वन दैट इज सपोज्ड टू मेक द लॉज, the executive is the one that is supposed to make the policies and implement the laws, and judiciary is the one who needs to keep a check that everything is happening in a lawful manner or not. अगर जुडिशरी इस पर्टिकुलर आर्टिकल या पर्टिकुलर सेक्शन में अमेंडमेंट करता है
तो जुडिशरी का ये कहना था, या सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने जिस पे पांचों जजेस एग्री करते थे, वो ये था कि हम जुडिशियल लेजिस्लेशन कर रहे होंगे, हम कानून बना रहे होंगे, जबकि हमारा काम कानून बनाना नहीं है। दोस्तों यहाँ पे क्वियर जो शब्द है बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम इंग्लिश भाषा में देखें तो क्वियर का फर्स्ट मीनिंग होता है विच इज डिफरेंट और स्ट्रेंज, लेकिन अगर हम सेक्सुअल या सेक्सुअलिटी के हिसाब से बात करते हैं तो क्वियर सेक्सुअल आइडेंटिटी डज नॉट कॉरिस्पॉन्ड टू द एस्टैब्लिश्ड आइडियाज ऑफ सेक्सुअलिटी एंड जेंडर। यानी कि जो हमारे ट्रेडिशनल नॉर्म्स होते हैं जेंडर के और सेक्स के, कि मेल और फीमेल दो हेट्रोसेक्सुअल लोगों के बीच में ही यूनियन हो सकता है, जो इसको नहीं मानते हैं या जो इसके ब्रैकेट में नहीं अपने आप को कंसिडर करते हैं, उन्हें क्वियर माना जाता है। ठीक है, तो LGBTQ कम्युनिटी ऑल कम्स अंडर दिस कैटेगरी। खैर, अब स्पेशल मैरिज एक्ट की बात हो रही है, तो पहले मैं ये बता दूं कि उसमें क्या चेंज डिमांड की गई थी, एंड वील कम टू द पॉइंट। स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, मैंने जैसा आपको बताया, इंटर रिलीजियस और इंटरकास्ट मैरिजेस को फैसिलिटेट करने के लिए बना था, क्योंकि भारत में मैरिज पर्सनल लॉज के अंदर आता है। हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख, इन सब के अपने कानून हैं, ऑल्दो बुद्धिस्ट कम अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट ओनली। मुस्लिम्स के अपने पर्सनल लॉज हैं, और उन सभी में जो है इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन की मैरिज की रिकॉग्निशन नहीं है। इसीलिए स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया था 54 में। अब स्पेशल मैरिज एक्ट में पिटिशनर्स ये डिमांड कर रहे थे, जिनको मैरिज रिकॉग्निशन चाहिए थी, कि यहां पे मेल और फीमेल शब्द लिखा गया है ना, कि मेल एंड फीमेल आर देयर एंड ओनली देयर यूनियन विल बी कंसिडर्ड। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि क्या आप इसे चेंज कर सकते हैं या क्या आप इसकी इंटरप्रिटेशन को बदल सकते हैं। इसी बात से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। अब कुछ चीजों को लेके सुप्रीम कोर्ट यूनानिमस था, यानी पांचों के पांचों जज एग्री करते थे, और ये जो यूनानिमिटी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आफ्टर वी गो इनटू ऑल द 4 इश्यूज। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में इस न्यूज को बहुत अच्छे से कवर किया गया था, लाइव लॉ वेबसाइट के अंदर भी बहुत ज्यादा इसको एक्सटेंसिवली कवर किया गया था, तो मैंने अपनी जो रिसर्च है उसके बेसिस पे आपको ये अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। फंडामेंटल राइट टू मैरी, स्पेशल मैरिज एक्ट और उसकी इंटरप्रिटेशन, राइट ऑफ अडॉप्शन फॉर होमोसेक्सुअल कपल्स एंड ऑप्शन ऑफ सिविल यूनियंस, ये 4 मैटर्स हम डिस्कस करते हैं पहले। तो जो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल आए उसमें सबसे पहला सवाल ये आया कि राइट टू मैरी समवन, और या किसी से विवाह करना किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट होना चाहिए, क्योंकि वो उसकी प्राइवेसी को का निर्देशक है, यानी इट शोज, दर्शाता है कि उसकी प्राइवेट चॉइसेस ऑफ मैरिज और चूजिंग अ पार्टनर क्या है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट डिसएग्री करता है इस पॉइंट से। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी व्यू दोनों डिसएग्री करते हैं। माइनॉरिटी व्यू का मतलब 2 जजेस, जिनके मैंने स्टार्टिंग में आपको नाम बता दिए थे, और मेजॉरिटी व्यू मतलब 3 जजेस। नाउ माइनॉरिटी व्यू ने डिसएग्री किया और कहा कि द मैरिज मे नॉट हैव अटेन्ड द सोशल एंड लीगल सिग्निफिकेंस इट करंटली हैज इफ द स्टेट हैड नॉट रेगुलेटेड इट थ्रू लॉ। मोर इंपॉर्टेंटली मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, कि मैरिज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट, एंड दैट इज व्हाट बोथ ऑफ देम हैव सेड। स्टैट्यूटरी राइट का मतलब है कि मैरिज को रिकॉग्निशन या मैरिज एंड इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने का काम संविधान ने नहीं किया था, बल्कि पार्लियामेंट के बनाए गए कानूनों ने किया था, जिसके अंदर प्रोविजंस ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट है, जिसके अंदर प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है। तो पार्लियामेंट में लॉ बनाया और उसने मैरिज को रिकॉग्नाइज किया। संविधान ने मैरिज को एज एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज नहीं किया, इसीलिए टू मैरी समवन इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया गया। सिमिलरली मेजॉरिटी व्यू ये कहता है कि देर आर सर्टन थिंग्स दैट आर फंडामेंटली इंपॉर्टेंट टू एन इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती हैं और उन्हें फंडामेंटल राइट नहीं बनाया जा सकता। इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग टू एन इंडिविजुअल डज नॉट जस्टिफाई इट बिकमिंग अ फंडामेंटल राइट, है ना। यदि मेरे लिए शादी करना, विवाह करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपका फंडामेंटल राइट हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो इवन इफ अ majority major section of population believes that X or Y or Z some particular practice is very important to us, even then this cannot become a constitutional fundamental right। कहने का ये मतलब है कि ये मैटर नहीं करता है कि मेजॉरिटी को क्या लगता है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं जब भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे ध्यान देना है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के हिसाब से मैरिज को
फंडामेंटल राइट का खिताब नहीं मिला है, तो इसीलिए उसे आप अधिकार की तरह नहीं मांग सकते। दूसरा जो पॉइंट था वो था स्पेशल मैरिज एक्ट का। दूसरा जो मुद्दा था वो ये था कि स्पेशल मैरिज एक्ट को आप चेंज कर दें। पिटिशनर्स ने कहा कि यू यूज द वर्ड स्पाउस इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड मैन एंड वुमन, जिससे वो कानून जेंडर न्यूट्रल हो जाएगा। पिटिशनर्स ने यह भी कहा कि यदि आप ये नहीं कर सकते हैं, इफ यू कैन नॉट डू दिस, देन यू कैन स्ट्राइक डाउन दोज प्रोविजंस जहां पे जेंडर लिखा गया। मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट के उन प्रावधानों को हटा ही दीजिए, इनऑपरेटिव ही लगा दीजिए जहां पे मैन वुमन लिखा हुआ है। इन बोथ द केसेस सुप्रीम कोर्ट डिसएग्रीड है। माइनॉरिटी व्यू यानी कि चीफ जस्टिस और जस्टिस संजय किशन कौल का व्यू ये था कि इंटरप्रिटेशन को अगर हम एक्सपैंड कर देते हैं और मैन और वुमेन की जगह स्पाउस लिख देते हैं तो वो हमारा काम नहीं है। दैट वर्क शुड बी डन बाय द लेजिस्लेचर, नंबर 1। सेकेंडली, अगर हम सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट के उन प्रावधानों को हटा देते हैं, इनएप्लीकेबल ठहरा देते हैं, तो जो लोग बेचारे इंटर रिलीजियस या इंटर कास्ट मैरिज करना चाहते हैं और उसे रजिस्टर करवाना चाहते हैं, उनको डिफिकल्टी आएगी और हम दोबारा प्री इंडिपेंडेंस एरा या ट्रेडिशनल एरा में चले जाएंगे जहां पे इंटर कास्ट मैरिज को या इंटर रिलीजियस मैरिज को टैबू की तरह देखा जाता था। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि आज के समय में भी ऐसा होता है, लेकिन कम से कम लीगल रिकॉग्निशन, लीगल प्रोटेक्शन तो मिलती है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। अगर हम उसे हटा दें तो इन पर्टिकुलर कपल्स के साथ इनजस्टिस होगा। मेजॉरिटी व्यू का यह कहना है कि एसएमए में, स्पेशल मैरिज एक्ट में, मैं सेम सेक्स कपल्स को इसलिए नहीं इंक्लूड कर सकता क्योंकि पार्लियामेंट ने जब यह कानून बनाया था, दे डिड नॉट हैव इन माइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेम सेक्स कपल्स। इसका मतलब यह कि हमें यह देखना चाहिए कि पार्लियामेंट ने जिस इंटेंशन से यह कानून बनाया था, हम अगर उस इंटेंशन को ही चेंज कर देते हैं तो हम जुडिशरी एज ए जुडिशरी विल बी डूइंग रॉन्ग। ठीक है, तो इसीलिए मेजॉरिटी व्यू, माइनॉरिटी व्यू दो अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि उनकी समझ इस पर्टिकुलर प्रोविजन को लेके अलग है। मेजॉरिटी व्यू वाले 3 जज कहते हैं कि हम इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट को नहीं हटा रहे क्योंकि इस एक्ट में होमोसेक्सुअल कपल्स का मेंशन नहीं है, क्योंकि ऐसा सोचा ही नहीं गया था, इमेजिन ही नहीं किया गया था कि इट विल बी फॉर देम। तो अगर आपने कानून बनाना ही है तो एक अलग नया कानून बनाओ जिसमें, और जो एंटी डिस्क्रिमिनेटरी कानून होगा, विच वील डिस्कस अबाउट लेटर, इसी लेक्चर में आगे हम डिस्कस करते हैं। जस्टिस रविंद्र भट्ट, जो कि मेजॉरिटी व्यू के अंदर, मेजॉरिटी पक्ष के अंदर वन ऑफ द जजेस हैं, उन्होंने ये कहा कि एसएमए को अगर हम जेंडर न्यूट्रल बना देते हैं और वाइफ, हस्बैंड, मैन, वुमन जैसे शब्दों को स्पाउस से बदल देते हैं तो उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। कैस्केडिंग इफेक्ट क्यों? कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि सिर्फ ये चेंज कर देने से बहुत सारे कानून और उसके प्रावधान और बाकी सेक्शंस में बदलाव आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ही अगर हम देखें तो सेक्शन 36 और 37 एलिमोनी और मेंटेनेंस की बात करता है। तो क्या एलिमोनी और मेंटेनेंस जो अभी तक विमेन को मिलता था, विमेन का अधिकार हुआ करता था, क्या अब वो जेंडर न्यूट्रल हो जाएगा और मेल्स को भी मिलेगा? अगर आप इसको जेंडर न्यूट्रल करना चाहते हो तो फिर हर एक प्रोविजन को जेंडर न्यूट्रल करना पड़ेगा और उससे लिटिगेशन, नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे। और इस डिबेट को पहले रिजॉल्व कर लो, उसके बाद हम इसमें चेंज लाएं। सिमिलरली, इसी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर यदि आपको डिवोर्स चाहिए तो हस्बैंड के खिलाफ अगर रेप का केस या बाइगेमी मतलब दूसरी मैरिज विदाउट डिवोर्सिंग द प्रीवियस वाइफ, अगर यह साबित हो जाता है कोर्ट में, तो दिस बिकम्स अ ग्राउंड फॉर टेकिंग डिवोर्स लेने का ये कारण बन सकता है, बेसिस बन सकता है। लेकिन क्योंकि यहां हस्बैंड लिखा हुआ है तो आपको स्पाउस में बदलना पड़ेगा। और अगर आप स्पाउस में बदलते हो तो क्या आप इस डिबेट के लिए तैयार हो कि मैन और वुमेन के जो ये राइट्स हैं वो बिल्कुल इक्वली मिलने चाहिए? जस्टिस भट्ट का कहना है नहीं, कुछ कानून जानबूझ के बनाए गए हैं, इस जेंडर न्यूट्रल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस जो है, विमेन हैव बीन ट्रेडिशनली मोर विक्टिम्स। ठीक है, it is Justice Bhatt's view that women are traditionally more of the victim as compared to men in case of domestic violence। और अगर डेटा स्टैटिस्टिक देखोगे तो आपको ये सही ही बात मिलेगी। तो इसका मतलब कि स्पेशल मैरिज एक्ट में जेंडर न्यूट्रल रखने से कुछ नहीं होगा, आपको पूरा का पूरा लीगल सिस्टम को फिर सोचना पड़ेगा और जो उसके इंप्लीकेशंस होंगे उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। सो दिस इज वाई स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर बदलाव नहीं लाया गया। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तीसरा जो एस्पेक्ट यहां पे कवर किया गया है वो है अडॉप्शन को लेके। क्या अगर आप इनको मैरिज राइट्स नहीं देते हो तो कम से कम क्या आप एक होमोसेक्सुअल कपल को अडॉप्शन राइट्स दे सकते हो?
यानी बच्चों को अडॉप्ट करने के अधिकार दे सकते हो, क्योंकि भारत के अंदर अगर कारा की गाइडलाइंस देखी जाए, नाउ इन इंडिया अडॉप्शन इज रेगुलेटेड बाय एन एक्ट एंड दैट एक्ट इज कॉल्ड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये 2015 का एक्ट है। वैसे 2000 में आया था, 2015 में इसको पूरी तरह अमेंड किया गया था, 2021 में भी, 2021 में भी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए थे। वी नीड नॉट डिस्कस दोज अमेंडमेंट्स, वी जस्ट नीड टू नो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर कारा यानी कि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी बनाई जाती है, जिसका काम होता है अडॉप्शन को रेगुलेट करना। नाउ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि अडॉप्शन कौन कर सकता है, यानी कि मैरिड कपल्स कर सकते हैं या अनमैरिड कपल्स कर सकते हैं या हेट्रोसेक्सुअल या होमोसेक्सुअल कपल्स कर सकते हैं। दैट इज नॉट बीन क्लैरिफाइड। बट जो कारा को बनाने वाली गाइडलाइंस हैं, यानी कि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटीज की जो गाइडलाइंस है, वो ये कहती है कि अनमैरिड कपल्स जॉइंटली बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते। नाउ इट इज नॉट सेइंग कि हेट्रोसेक्सुअल या होमोसेक्सुअल कोई भी अनमैरिड कपल जो है जॉइंटली बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। जो पिटिशन करता है वो कहते हैं कि क्वेयर कपल्स क्योंकि अब शादी नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे आर नॉट लीगली अलाउड टू मैरी, they cannot adopt as well because they are living together and they cannot jointly adopt anyone, चाहे वो हेट्रोसेक्सुअल हो चाहे होमोसेक्सुअल कपल हो। गाइडलाइंस ये कहती हैं कि कोई ऐसा कपल जिसने लास्ट 2 साल में स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप में रहा हो, सिर्फ वही एलिजिबल होता है अडॉप्ट करने के लिए। यह बात गौर करने वाली है कि सिंगल पर्सन्स को बच्चे अडॉप्ट करना अलाउड होता है। यह बात गौर करने वाली है कि सिंगल इंडिविजुअल्स बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं, बट सिंगल मेल is not eligible to adopt a girl child। इन्हीं गाइडलाइंस में ये लिखा गया है कि एक सिंगल मेल व्यक्ति गर्ल को अडॉप्ट नहीं कर सकता है, जबकि उल्टा हो सकता है। दैट मीन्स सिंगल फीमेल इज एलिजिबल टू अडॉप्ट एनी द चाइल्ड ऑफ एनी जेंडर। इन सभी प्रावधानों को देखते हुए जो सेम सेक्स मैरिज के फेवर में बात करते हैं, उन पिटिशनकर्ताओं ने कहा कि कम से कम हमें अडॉप्शन राइट्स तो मिल जाने चाहिए, और यह भी कहा कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर कारा है, यानी कि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है, इसकी गाइडलाइंस वायलेट करती है पेरेंट एक्ट को, क्योंकि पेरेंट एक्ट हैज नॉट टोल्ड दैट, पेरेंट एक्ट ने ऐसा नहीं कहा कि आप सिंगल पर्सन्स को, सॉरी अनमैरिड कपल्स को अडॉप्ट मत करने दो, बट कारा की गाइडलाइंस ऐसा कहती है। ठीक है, तो सेक्शन 5(3) यानी कि माइनॉरिटी व्यू जजमेंट का जस्टिस चंद्रचूड़ जी का जजमेंट क्या कहता है कि ये जो कारा की गाइडलाइंस है that only married couples can adopt, this is discriminatory. He stated this, and he also held that under CARA, the provision under section 5(3) is ultra vires। ultra vires मतलब illegal है। किसके? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के, क्योंकि वहां पे तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं की गई थी, लेकिन यहां पे आपने डिस्टिंक्शन कर दी बिटवीन मैरिड एंड अनमैरिड कपल्स। और जस्टिस चंद्रचूड़ ये तक कहते हैं कि ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को वायलेट करता है। बट मेजॉरिटी व्यू को ऐसा नहीं लगता है। मेजॉरिटी व्यू को ऐसा नहीं लगता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ध्यान से समझना है दैट डिस्पाइट हैविंग सेड दैट दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ही हैज नॉट सेड टू स्ट्राइक इट डाउन। मतलब उन्होंने इसको स्ट्राइक डाउन करने के लिए कहा जरूर है, लेकिन इनकी जजमेंट का आउटकम ये नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि ये माइनॉरिटी व्यू होल्डर है। जो मेजॉरिटी व्यू होल्डर है वो ये कहते हैं, यानी कि जो 3 जजेस हैं वो ये कहते हैं कि ये जो कारा की गाइडलाइंस है जिसमें सिर्फ मैरिड कपल्स को अडॉप्ट करने दिया जाता है, वो डिस्क्रिमिनेटरी जरूर है, वो एक तरीके का होमोसेक्सुअल कपल्स के लिए डिस्क्रिमिनेशन जरूर है, लेकिन हम लोग इसे चेंज नहीं करेंगे। जुडिशरी के पेन से, जुडिशरी की कलम से बदलेगा नहीं, बदलेगा तो लेजिस्लेचर के व्यू से। So this is where some of the critique of judiciary can be done, that they have diagnosed the issues but they have not intended to act। अब अगर जुडिशरी ऐसा कर देती तो लोग कहते कि जुडिशियल लेजिस्लेशन हो रहा है, और जुडिशरी नहीं कर रही है तो लोग कह सकते हैं कि जुडिशरी को यहां पे कदम उठाना चाहिए था। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट अखबारों में लिखा आ रहा है। मेजॉरिटी व्यू का यह भी मानना है कि यह प्रोविजन डिस्क्रिमिनेटरी है, बट हम इसे खुद से नहीं लिख सकते। और दूसरा पार्ट वो ये बताते हैं कि इस पूरे लॉ को एक बारी रीलुक करने की जरूरत है। वाई? उनका ये कहना है कि अगर हम ये कह देते दैट होमोसेक्सुअल कपल्स कैन अडॉप्ट, देन इट वुड हैव मेंट दैट अ सिंगल पर्सन हुज अ मेल एंड अनदर सिंगल पर्सन हुज अ मेल, ठीक है, या फीमेल फीमेल कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि सेम सेक्स है, ये व्यक्ति जो हैं ये इंडिविजुअली तो अडॉप्ट कर सकते हैं, दे कैन इंडिविजुअली अडॉप्ट। तो मेल बॉय को तो अडॉप्ट कर सकता है, बॉय को भी अडॉप्ट कर सकता है। नाउ व्हेन दे फॉर्म अ यूनियन,
ठीक है, या यूनियन क्या कह रहे हो, इनकी मैरिज तो हो नहीं सकती, तो ये अगर इकट्ठे रहने लग जाए और इनके बच्चे भी इकट्ठे रहने लग जाए तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ हैवक इन देयर लाइव्स, एंड इफ दे ब्रेक अवे फ्रॉम ईच अदर इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ हैवक इन देयर लाइव्स। नाउ दिस कैन बी आर्ग्यूड कि ये तो हेट्रोसेक्सुअल कपल्स में भी हो सकता है, आप समझ रहे हो, ये तो हेट्रोसेक्सुअल कपल्स में भी हो सकता है कि एक पुरुष है एक महिला है और दोनों ने अलग अलग बच्चा जो है अडॉप्ट किया था, लेकिन फिर वो लिव इन में रहने लग गए एक साथ, है ना, और फिर उनको सेपरेट होना पड़ा। So this is why this complexity is already there in the law and they asked the legislature to make changes to it, और ये जो चेंजेस हैं ये लेजिस्लेचर से एक्सपेक्टेड है। दोस्तों आखिरी एक और टॉपिक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए वापस आ गया है अपने न्यूअर और बेटर वर्जन में 2.0, जहां पे हम स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स दोनों को कवर करेंगे। आपके टेस्ट्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, दैट इंक्लूड 7 फुल लेंथ प्रीलिम्स टेस्ट। पीवाईक्यूज के साथ साथ डिस्कशन हम करेंगे, जो भी टॉपिक्स कवर करेंगे उसके सारे पीवाईक्यूज को क्लैरिफाई करेंगे, साथ ही साथ आपको मेंटोरशिप भी मिलेगी और एक स्पेशल क्लासेस का भी इसमें प्रावधान है। तो आप जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिले तो आप रैना कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, RAINA। चलिए, अब चौथा जो इशू उठाया गया इन जजमेंट्स के अंदर वो था सिविल यूनियंस का इशू। क्या था? सिविल यूनियंस का। अब सुप्रीम यूएस जैसे देशों में या यूएस जैसी कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में कॉन्सेप्ट आता है सिविल यूनियन का, जिसमें कुछ लीगल राइट्स जैसे कि अडॉप्शन के अधिकार या प्रॉपर्टी होल्डिंग के अधिकार, है ना, या सक्सेशन के अधिकार दे दिए जाते हैं, चाहे आप उनको मैरिड कपल ना मानो लेकिन आप उनको एक सिविल यूनियन की तरह मानते हो। नाउ सिविल यूनियन कुड बी कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अ मैरिड कपल, मतलब एक नई कैटेगरी बना दो जिसको सिविल यूनियन बोला जाए। नाउ पिटिशनर्स हैड नॉट आस्क्ड फॉर दिस, क्योंकि पिटिशनर्स को ऐसा लगता था कि अगर ये नई कैटेगरी बना दी जाए तो फिर भी डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा, हमें अलग ही माना जाएगा सोसाइटी से, हमें मैरिड लोगों जितने अधिकार नहीं मिले। लेकिन जब इस कोर्ट की हियरिंग हो रही थी, इस केस की हियरिंग्स हो रही थी, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने यह कहा था कि हम एक कमिटी बनाएंगे, उस कमिटी के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी को चेयरपर्सनशिप दे देंगे और वो कमिटी एक्सप्लोर करेगी पॉसिबिलिटीज टू प्रोवाइड अ सर्टेन बुके ऑफ राइट्स। बुके मतलब एक कलेक्शन ऑफ राइट्स, अधिकार जो है जैसे यूएसए वगैरह वेस्टर्न कंट्रीज में दिए जाते हैं होमोसेक्सुअल कपल्स को, वैसा हम कुछ बनाने का प्लान करेंगे। जो माइनॉरिटी व्यू है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके सहकर्मी हैं, उनका यह मानना था कि यह एक बहुत अच्छा कदम है और आगे जाके आपको इसे जरूर इंप्लीमेंट करना चाहिए। ऑल्सो CJI said that this, and very importantly, this is an important interpretation difference between the minority view and the majority view. Chief Justice of India का ये कहना था कि the right to form intimate associations, the right to form civil union, or right to cohabitate with a person of your choice is your fundamental right. ये आपका fundamental right है. And he went one step further. He said this right should be given legal recognition by the government. मतलब एक कानून बना के, एक लॉ बना के स्पेसिफिकली कोहैबिटेशन या अपना पार्टनर चूज करने की जो, या को रेजिडेंस करने की जो राइट है, अधिकार है, उसे गवर्नमेंट को पॉजिटिवली प्रोवाइड करना चाहिए। नाउ देयर इज अ डिफरेंस इन हैविंग अ फंडामेंटल राइट एंड इम्प्लीमेंटिंग इट वाया द गवर्नमेंट। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि माइनॉरिटी व्यू यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कहते हैं। आगे मैं थोड़ा सा इसको और अंडरस्टैंडिंग से बताने की कोशिश करता हूं कि देयर इज अ राइट और अ फ्रीडम टू एंटर इनटू अ यूनियन। और ये पहली बार इस जजमेंट ने नहीं कहा, हादिया केस के अंदर, नवतेज जोहर केस के अंदर, केएस पुट्टास्वामी केस के अंदर, नालसा जजमेंट के अंदर हर बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू चूज योर लाइफ पार्टनर, राइट टू चूज हु यू वांट टू कोहैबिट इज योर फंडामेंटल राइट। देयर इज अ डिफरेंस, मैरिज और राइट टू चूज योर लाइफ पार्टनर एंड कोहैबिट विद समवन, इसमें फर्क है। तो मैरिज चाहे फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि मैरिज रिकॉग्निशन मांगता है स्टेट से और सोसाइटी से, लेकिन किसी के साथ रहना, उसके साथ इंटीमेसी डेवलप करना, उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना, ये रिकॉग्निशन नहीं मांग रहा है ना। ऑल्दो इंडियन सोसाइटी में मांगता है, लेकिन इन इटसेल्फ इट डज नॉट रिक्वायर रिकॉग्निशन, सो इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21
and he also stated it is fundamental right under article 19, freedom of speech and expression, freedom to form association. 2 मेंबर की एसोसिएशन भी तो बना सकते हो आप, है ना, आप और अपने पार्टनर की एसोसिएशन बना रहे हो जो एक प्राइवेट एसोसिएशन है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि द राइट टू कोहैबिट और सिविल यूनियन इज अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन एंड स्टेट शुड रिकॉग्नाइज इट, वेयर एज जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो इससे एग्री नहीं करता है। वो ये कहता है कि हम भी एग्री करते हैं, वी ऑल्सो एग्री दैट द राइट टू चूज योर लाइफ पार्टनर इज योर फंडामेंटल राइट। दे ऑल्सो सेड दैट हम इसे नाम देते हैं राइट टू रिलेशनशिप। ये कोट कर सकते हो आप अपने आंसर्स में। वो ये कहते हैं कि देखो राइट टू रिलेशनशिप इज योर फंडामेंटल राइट, वी फुल्ली एग्री, बट ओनली व्हेन दिस राइट टू रिलेशनशिप इज बीइंग वायलेंटली रिफ्यूज्ड और इज बीइंग वायलेंटली वायलेटेड। मतलब अगर इस रिलेशनशिप की वजह से आपके खिलाफ वायलेंस हो रही है, आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, आपके खिलाफ किसी तरीके की प्रताड़ना हो रही है, ठीक है, इफ यू आर बीइंग harassed because of this, only then you can enforce this fundamental right. You understand the difference now? तो चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को एक्टिवली एक कानून लाके इसे बता देना चाहिए कि राइट टू कोहैबिट एंड लिव इज अ फंडामेंटल राइट एंड हूसोएवर वायलेट्स इट विल बी पनिश्ड फॉर दिस मच टाइम। बट द मेजॉरिटी व्यू इज सेइंग कि कोर्ट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता कि सिविल यूनियन इज अ फॉर्मिंग सिविल यूनियन एंड प्रोटेक्टिंग इज योर फंडामेंटल राइट। तो उसने बता तो दिया कि ये राइट टू चॉइस तो पहले से ही एस्टैब्लिश्ड है, इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड, राइट टू हैव बीइंग इन अ रिलेशनशिप इज फंडामेंटल राइट, है ना। सो सब लोग खुश हो जाओ ऐसे 15 से 25 साल के लड़के लड़कियां कि राइट टू रिलेशनशिप इज फंडामेंटल राइट। ऑल दो घर जाओगे तो पता ही है फिर कैसे फंडामेंटल राइट आपको देखने को मिलेंगे। एनीवेज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट चाहे आपके साथ है, सुप्रीम कोर्ट आपके समर्थन में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता कि सरकार एक कानून बना के आपको यह अधिकार दे। Because the majority view has rejected this, majority view has said that state should facilitate this choice for those who wish to exercise it, but as an outcome the community may agree upon. तो वो कह रहा है कि अभी भी जो हम इसको recognition देने को तैयार है एज अ फंडामेंटल राइट, पर हम ये नहीं कह सकते स्टेट को कि जाओ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाओ। फॉर एग्जाम्पल जब मॉब लिंचिंग का इशू आया, हेट स्पीच का इशू आया, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बना दो, है ना, लॉ बना दो, यहां पे नहीं कहा। तो आप समझे, राइट टू रिलेशनशिप इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 एंड ये सब इंक्लूड करता है टू चूज योर पार्टनर, टू लिव विद दैट पार्टनर, टू एंजॉय फिजिकल इंटीमेसी, ये सब राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है। लेकिन जब ये राइट्स वायलेट होते हैं अंडर थ्रेट ऑफ वायलेंस, तभी स्टेट को वहां पे प्रोटेक्शन देनी है। जबकि चंद्रचूड़ जी कह रहे हैं कि पहले ही कानून बना के इनको प्रोटेक्शन दो, ठीक है। तो टू सम अप दिस एंटायर जजमेंट, स्पेशल मैरिज एक्ट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सेकेंडली, यूनानिमस पांचों जज ये कहते हैं कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स यदि हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं तो उनका ये अधिकार है दैट दे हैव द राइट टू सॉलेमनाइज मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट और अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। क्यों? क्योंकि ट्रांसजेंडर पर्सन्स ट्रांजिशन कर चुके हैं किसी पर्टिकुलर जेंडर की तरफ, है ना। तो मेल आइडेंटिफाइंग एज फीमेल, फीमेल आइडेंटिफाइंग एज मेल, जो आपने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये प्रोवाइड भी किया है, ठीक है। तो सीजीआई की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सीजीआई कुछ गाइडलाइंस देते हैं और आखिरी के 1 मिनट में हम आपको गाइडलाइंस बताना चाहता हूं। सीजीआई कहते हैं कि सेंटर, स्टेट, यूटी गवर्नमेंट्स को इंश्योर करना चाहिए कि क्वेयर कम्युनिटी जो है, जिसके मैंने आपको बताया था कि कौन होती है क्वेयर कम्युनिटी, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। पब्लिक को सेंसिटाइज करना, ये बताना कि क्वेयर कम्युनिटीज भारत के इतिहास का हिस्सा रही हैं और ये कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। मोस्ट कन्वेंशनल विजडम इन इंडिया टॉक्स अबाउट सेम सेक्स मैरिज और सेम सेक्स रिलेशन इन टर्म्स की मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल सिकनेस है, ठीक है। एंड इस चीज को थोड़ा सा हमें रेक्टिफाई करना होगा अगर हमने कोई रिफॉर्म एक्चुअल में लाने। इसके अलावा हॉटलाइन नंबर्स एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ही प्रोग्रेसिव गाइडलाइंस दी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, तो सुन लीजिए। हॉटलाइन नंबर्स फॉर दोज मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी जो हरासमेंट फेस कर रहे हैं, वायलेंस फेस कर रहे हैं। ऑल्सो द इंटरसेक्स चिल्ड्रन who must not be forced to undergo operations. Intersex children is a very difficult biological term to understand, जहां पे कई बार ऐसा होता है कि जेनिटल ऑर्गन्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो प्रॉपरली किसी मेल या किसी फीमेल के डेवलप नहीं हो पाते हैं।
ठीक है, तो देयर इज एन आइडेंटिटी क्राइसिस फॉर दोस टाइप ऑफ चिल्ड्रन। नाउ किसी तरीके का सर्जिकल ऑपरेशन या ऑपरेटिव प्रोसीजर बच्चों के ऊपर उस उम्र में नहीं होना चाहिए जहां पे वो नहीं समझ रहे कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो इसीलिए he has told that there should not be any kind of medical operative procedures on children for this type of activity. Also, police should not force queer persons to return to their native families, क्योंकि भारत में ऐसा होता है कि जो इस तरीके की आइडेंटिटी लेके चलते हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इवन परिवार के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती। Then that is how the Supreme Court has talked about the same-sex marriage. Despite talking much in favor of same-sex rights, they have been unable or they have been unwilling to provide them marriage rights. तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और आज का सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया, लेकिन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट था आज की जजमेंट का।